ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूजीसी नीट एग्जामिनेशन में जून 2005 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका जो नेचर थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेम क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन जून 2023 में जो पेपर कंडक्ट किया गया था उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 5 से 6 क्वेश्चन इसमें एक ऐसे हैं जो अगर पॉलिटिकल साइंस का एक एडवांस लर्नर स्टूडेंट भी होगा तो उसके लिए भी जो है उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तब चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो भी क्लियर होनी चाहिए। और इसी साथ में आपको जो है जो फिगर्स हैं वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेशन है हमारा बाइलिंगुअल होगा। जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी इसके पहले हमने कुछ सेशन कंडक्ट किए हैं इस टॉपिक पे हमने। और अगर बात करें हम अभी तक जो है ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के में जो पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस उसको ये फोकस करता है ये टेस्ट सीरीज़। और हमने इस टेस्ट सीरीज़ को बहुत ही नॉमिनल फ़ी में आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसको आप ओनली 300 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। और बात करें अगर यहाँ पे कि अभी तक हमने क्या कुछ इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर कवर किया है। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ, इस पे मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, प्लेटो से क्वेश्चन मैंने सारे कवर किए हैं 2004 से लेकर के 2023 तक, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एरिस्टोटल से क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। और दिसंबर 2004 का जो पेपर था मैंने उसका एनालिसिस किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड को मैंने कवर किया, एमपी फॉलेट को। और कार्ल मार्क्स को भी मैंने अटेम्प्ट किया है। कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2004 से लेकर के 2022 के बीच में, तो मैंने सारे सबको कवर किया है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इस लेक्चर को बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बनाऊं। मैं 2 लेवल पे लेक्चर को कंडक्ट कर रहा हूँ। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे पूछा गया है जून 2005 में, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल होने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिखाई देंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द सेंट्रल आइडिया इन प्लेटोज रिपब्लिक। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, और उसका जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय विचार है। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या? केंद्रीय विचार। इसके सेंट्रल आइडिया में क्या है? जस्टिस है। और हम जैसा कि जानते हैं कि जो प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, इसको प्लेटो ने 380 बीसी में लिखा था। और इसका जो सब टाइटल है, उपशीर्षक है इसका नाम है कंसर्निंग जस्टिस। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो की बुक रिपब्लिक का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? इसमें न्याय है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमको जैसा कि देख रहे हैं कि लिबर्टी की एक डिफिनीशन दी गई है, और ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस डिफिनीशन को किसने दिया, इस परिभाषा को किसने दिया है। तो क्या लिखा है? लिबर्टी एज ए पॉजिटिव पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और इंजॉइंग। मतलब लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी एक ऐसी शक्ति है या एक ऐसी क्षमता है किसी कार्य को करने की जो करने के योग्य हो या उसको सेलिब्रेट करने के लायक हो। जैसे कि आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, तो एक सकारात्मक शक्ति के तौर पे इसको परिभाषित किया गया है। ये जो डिफिनीशन है टी एच ग्रीन की है। टी एच ग्रीन आप जानते हैं एक आदर्शवादी विचारक हैं, और पॉजिटिव लिबरलिज्म में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। पॉजिटिव लिबर्टी का उन्होंने समर्थन किया है। और उनकी बुक है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इसी बुक में जो है इन्होंने इस डेफिनेशन को दिया है। वैसे इस बुक का टाइटल और बड़ा है। ये बुक 1883 में पब्लिश हुई थी,
और इस बुक के टाइटल की बात करें तो इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट टाइप वाले या कोट्स जिसको हम कह सकते हैं, इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि इस तरीके के अगर आपने कोट्स पढ़ रखे होंगे तभी ये चीज़ें आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको चीज़ों इसके अंदर क्या बातें डिस्कस की गई हैं उसके सेंस को समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको टिक करना होता है। बाय द वे आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट ए फ्री पर्सन रिप्रेजेंट्स all the varied interests which compose the nation. It is true that it does not exclude and should not exclude special representation of special interest, but such a representation is not its traits. तो यहाँ पे बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, लोकतंत्र के सार के बारे में बात हो रही है। और ये जो स्टेटमेंट है इसमें गांधी जिसमें कहा जा रहा है कि प्रजातंत्र का मूल सार यह है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति राष्ट्र के संगठन के वैविध्यपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली ये स्टेटमेंट किसका है? महात्मा गांधी का है। आप जानते हैं महात्मा गांधी ने जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, उनका योगदान रहा है और उस दौरान उन्होंने कई पत्रिकाएं लिखी हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, हरिजन का नाम सुना होगा, और कई किताबें आपने उन्होंने लिखी हैं, जैसे कि माई माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, और भी किताबें उन्होंने लिखी हैं, स्वराज लिखी हैं। ये जो कोटेशन है आप यहाँ देख रहे हैं, ये कोटेशन 12 नवंबर 1938 को हरिजन में पब्लिश हुआ था। हरिजन क्या है? एक तरह से हरिजन एक जो उनकी पत्रिका है, एक तो कह सकते हैं वीकली न्यूज़पेपर है, उसमें इसको कह सकते हैं ये जो कोट था वो उसी वहाँ से लिया गया है। इसको ये जो स्टेटमेंट है गांधी जी का, ये कथन है जो है कहाँ से लिया गया है? हरिजन से। कब ये पब्लिश हुआ था? 12 नवंबर। मतलब ये तो वीकली न्यूज़पेपर है जिसको टाइम टू टाइम गांधी पर जो है उसको पब्लिश करते थे। अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं, स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, तो पॉलिटिकल थ्योरी में एक तो आप देखें एक डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं। द व्यू दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज इन ए स्टेट ऑफ डिक्लाइन वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाई। मतलब कहने का ये है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो पतन की अवस्था में है, इसका विरोध किसने किया था? मतलब कौन सा फिलोसफर है या कौन सा राजनीतिक विचारक है जो इस बात को स्वीकार नहीं करता है या उसका विरोध करता है कि राजनीतिक सिद्धांत पतन की अवस्था में है? तो कई थिंकर्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आइजिया बर्लिन है, ठीक है ना। डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबेन और दांते जर्मीनो, ये सभी थिंकर्स जो है बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में और डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो सी है, आइजिया बर्लिन। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और एक असर्शन है और एक रीज़न है। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बात कही जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे असर्शन की, इसमें लिखा है इंपीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब क्या है कि ये जो इंपीरियलिज्म है, जो साम्राज्यवाद है, वो पूंजीवाद की चरम अवस्था है। और फिर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रीज़न दिया गया है, इंपीरियलिज्म लीड्स टू नेशनल मूवमेंट। अगर ये इस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो अगर आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगर आपने जो है लेनिन को पढ़ा होगा तो उनकी एक बुक भी है, आई थिंक ये बुक 1916 में पब्लिश हुई थी। कुछ बुक में 16 में मिलता है, कुछ में 1917 में मिलता है। तो लेनिन ने एक बुक ही लिखी है जिसका टाइटल ही है इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये इसमें इस बुक के ज़रिए से बताना चाहते हैं कि जब कैपिटलिज्म अपने पीक पे पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है, इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बुर्जुआजी क्लास है, जो पहले एक देश के अंदर अपने
देश के लोगों का, वहाँ के वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। अब वो जो है अपने देश में ना बल्कि अन्य देशों में, अन्य राज्यों को अपनी कॉलोनीज़ बना करके उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया जो है 1947 से पहले ब्रिटेन की क्या थी, एक कॉलोनी थी। हम जैसा कि जानते हैं हमको आज़ादी 1947 में मिली, और उससे पहले 1947 से पहले इंडिया क्या थी? इंडिया एक कॉलोनी थी, एक उपनिवेश था। इसका ब्रिटेन का। हमें आज़ादी 1947 में मिली। और एक चीज़ ये भी देखिए कि क्या लिखा है, इंपीरियलिज्म लीड्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। जब इंपीरियलिज्म कह सकते हैं कि इंपीरियलिज्म के माध्यम से, साम्राज्यवाद के माध्यम से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन अधिक होता है, खासतौर पे जो कॉलोनीज़ कंट्रीज़ कॉलोनी होती हैं, जो कॉलोनी कंट्री होती है, उनका जब शोषण होता है, तो वहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। आपके सामने एग्ज़ाम्पल है इंडिया का। हाँ, आपने देखा कि जैसे-जैसे अंग्रेज़ों ने हम पर जुल्म बढ़ाए और अलग-अलग तरीके से हमको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की, तो देश के अलग-अलग हिस्सों से जो है आवाज़ उठी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, ये लेनिन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में कहीं दिखता नहीं, उनके दर्शन में नहीं दिखता है कि इम्पीरियलिज़्म की वजह से मतलब जो है राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट दोनों सही हैं। इसमें अगर बात करें, स्टेटमेंट ए भी सही है, मतलब ये जो एजर्शन है और रीज़न है, दोनों सही हैं, ठीक? लेकिन जो है ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी क्लस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है रीज़न जो जस्टिफाई नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। और यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए अगेन यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन और एक रीज़न, एक कथन और एक कारण। यहाँ पे लिखा है, इट इज़ बेटर टू बी ए सॉक्रेट्स dissatisfied than a fool satisfied. Quality of pleasure is no less important than quantity. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएस मिल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से पूछा गया है। आप इस सिलेबस में देखिए, जेएस मिल एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक जेएस मिल इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, और उन्होंने बेंथम के उपयोगितावादी, उनके यूटिलिटेरियन आइडियाज़ को जो है एक तरह से रेक्टिफाई किया, उसका संशोधन किया। तो उसी जेएस मिल अपनी बुक में लिखते हैं, एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। क्यों बेहतर है? आप देखिए, अगर सुकरात की बात करें, सुकरात का जो अप्रोच था वो कैसा था? सोक्रेट्स की बात करें, अगर हम सुकरात की बात करें, तो सुकरात जो है लॉजिक लॉजिक के बारे में बात करते थे। लॉजिक के बारे में बात करते थे, लोगों से संवाद करते थे, तर्क, अपने तर्क का प्रयोग करते थे, और वो ये बताने की कोशिश करते थे कि एक ही सत्य के जो है एक से ज़्यादा पहलू हो सकते हैं। हम चीज़ों को तर्क के माध्यम से बेहतर तरीके से उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है। अगर यदि कोई घटना होती, कोई एक्टिविटी, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो सुकरात का जो अप्रोच था वो एक तरह से साइंटिफिक था, और इस वजह से चूँकि उनका अप्रोच साइंटिफिक था, लॉजिकल था, तो इसकी वजह से क्या है कि उनके अंदर एज़ कम्पेयर टू, अगर बात करें एक मूर्ख व्यक्ति की अगर करें, तो वो उतना सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ट्विस्ट है, एक ललक है चीज़ों को समझने की, उनके उसको गहराई में जाकर के उसको जानने की, समझने की। जबकि क्या कि संतुष्ट जो मूर्ख है, क्या कि उसको प्लीज़र मिल रहा है थोड़ा बहुत, और उसी में वो सेटिस्फाइड है। एक्चुअली क्या है कि इस स्टेटमेंट के ज़रिए से जीएस मिल ये बताना चाहते हैं कि इसकी देखिए प्लीज़र दो तरीके के हो सकते हैं। जो प्लीज़र है, जो आनंद है, वो दो तरीके के हो सकते हैं। अगर हम बात करें प्लीज़र की, देखिए प्लीज़र, अगर आप बात करें आनंद की, अगर बात करें प्लीज़र की, तो प्लीज़र आपको छोटे-मोटे काम से भी मिल सकता है। जैसे कि सपोज़ कि आपने जो है पैसे अर्न कर लिए, पैसे आपने मनी को आपने अर्न कर लिया, ये भी एक प्लीज़र है अपने आप में। लेकिन इसी पैसे से आप चैरिटी का काम कर सकते हैं, इसी पैसे से चैरिटी का काम कर सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, वल्नरेबल सेक्शन हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। तो प्लीज़र
की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये दो अलग अलग तरीके के प्लेजर हैं। तो यहाँ पे जेएस में ये कहना चाहते हैं कि जो प्लेजर है उसकी क्वांटिटी भी मैंने मायने तो रखती ही रखती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मायने उसकी क्वालिटी रखती है कि कि आप प्लीज़र को, आनंद को किस सोर्स से अचीव कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या, कि वो किस तरीके से के काम को करने से अचीव हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को खाने में भी मज़ा आ सकता है, प्लेज़र मिल सकता है, और किसी को खिलाने में भी उसको आनंद मिल सकता है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप कभी चैरिटी करके देखें। अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बात करें आंसर की, तो इसमें जो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जेएस मिल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड है। और इट इज़ बेटर टू बी सॉक्रेट्स डिससैटिस्फाइड देन ए फुल सेटिस्फाइड। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए जो है अ, आगे एक क्वालिफाइंग लाइन ये बताते हैं कि इस स्टेटमेंट के माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, यहाँ पे ये देखिए, एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या है कि क्या लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, यूज़ द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना था। बस यहाँ पे क्या था कि जॉन ऑस्टिन की बुक का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था। तो बुक्स आप देखें, रिसेंट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि आप बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करें। और ये चीज़ें आप एक दिन में मेमोराइज नहीं कर सकते, इसको प्रैक्टिस के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मैकियावली की, ये जो बुक है द प्रिंस, ये ये 1532 में पब्लिश हुई थी। और अगर हम बात करें लेवियाथन की, तो ये 1651 में पब्लिश हुई थी, 1651 में। ऑन लिबर्टी की अगर हम बात करें, तो ये बुक जो 1859 में पब्लिश हुई थी। और ए थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि जॉन रॉल्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। और इसी बुक के पब्लिकेशन के बाद से हम देखते हैं कि रिवाइवल ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी होता है। जो मूल्य परक राजनीतिक सिद्धांत है, उसका एक तरह से उत्थान होता है, रिवाइवल होता है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का। तो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो इसमें सबसे पहले आप देखें द प्रिंस, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी, ये बिल्कुल 1 2 3 4, इसमें देखें 1 2 3 4, द प्रिंस, लेवियाथन और फिर ऑन लिबर्टी। तो 1 2 3 4, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है उसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। कभी कभी आपको किताबों के नाम दे दिए जाते हैं और उसको आपको ऑर्गेनाइज करना होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट दे दिए होते हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आपको ये देखना कि इन कॉन्सेप्ट की ओरिजिन कब हुई है, मतलब ये कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल थियोरी में या पॉलिटिकल फिलॉसफी में कब आए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, यहाँ पे हम सरप्लस वैल्यू, मंडल थ्योरी, सामान्य इच्छा जनरल विल, और वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मनुष्य का ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये जो सरप्लस वैल्यू है, यहाँ इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि सरप्लस वैल्यू को कार्ल मार्क्स ने किस बुक में इंट्रोड्यूस किया है। सरप्लस वैल्यू का जैसा कि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट मार्क्स ने दिया था, और मार्क्स की एक बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल दास कैपिटल में जो है मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू के आइडिया को डिस्कस किया, और ये बुक कब पब्लिश हुई थी, 1867 में। एक्चुअली इस बुक के 3 वॉल्यूम्स हैं, वो 3 अलग अलग डेट्स में पब्लिश हुई थी, लेकिन जो पहला वॉल्यूम था वो 1867 में पब्लिश हुआ था। मंडल थ्योरी की अगर हम बात करें, मंडल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया था, कौटिल्या ने दिया था। कौटिल्या की बुक है, जानते हैं आप, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर्स हैं, कितने अधिकरण हैं, 15 चैप्टर्स हैं, आप जानते हैं। और ये जो बुक है 300 बीसी के अराउंड लिखी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है मंडल थ्योरी का। हम जानते हैं जो सामान्य इच्छा जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया था, तो सामान्य इच्छा का जो कॉन्सेप्ट है इसको रूसो ने दिया था।
उनकी बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से उनकी बुक है, 1762 में पब्लिश हुई थी। और वन डायमेंशनल मैन ये किसका कॉन्सेप्ट है? एक आयामी मनुष्य का की संकल्पना की अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हर्बर्ट मार्क्यूज ने दिया था और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज ने एक बुक लिखी है, उसका टाइटल ही है वन डायमेंशनल मैन, और ये बुक 1964 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1964 में पब्लिश हुई थी। और इसमें इन्होंने एक आयामी मनुष्य की संकल्पना को डिस्कस किया है, वन डायमेंशनल मैन की। तो अगर ऑप्शन की अगर हम इसमें बात करें, इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले जो ओल्ड है सबसे पहले सेकंड आएगा और लास्ट में फोर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगेन यहाँ पे देखें आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और उसके बाद में क्या है कि आप और थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को मैच करना है कि किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किस थिंकर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, कि किसका विचारक है। एक तरफ कॉन्सेप्ट है, विचार हैं, और दूसरी तरफ उनके थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि फोर्स टू बी फ्री, मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है जीन जैक्स रूसो का कॉन्सेप्ट है। तो फोर्स टू बी फ्री का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया था? जीन जैक्स रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। और बेस और स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, आधार और अधिसंरचना का जो कॉन्सेप्ट है इसको कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देख सकते हैं। आधार और अधिसंरचना का कॉन्सेप्ट जो है आप जानते हैं, मैं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं रात में, उसमें हमने अभी हाल ही में पॉलिटिकल थ्योरी के सेक्शन में जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उसको कवर किया है। और लिबर्टेरियनिज्म की अगर बात करें तो इसके जो प्रोपोनेंट्स है, जो इसके प्रतिपादक हैं, वो रॉबर्ट नॉजिक हैं। और बेंथम का सिद्धांत आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम जो सुख की क्या अवधारणा किसने दी है? बेंथम ने। तो अगर इसमें हम बात करें इस कॉन्सेप्ट में, तो इसमें 9 की बात करें तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक को हमने थर्ड से मैच किया और डी को पहले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट से। जैसे कि यहाँ पे देखें, साथ में देखिए आप, किताबों के नाम है, फिर कॉन्सेप्ट के नाम है, फिर अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, फिर यहाँ देखिए अगेन इस बार क्या है। देखिए कभी बुक से कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना, बुक्स में कितने चैप्टर्स हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और देखिए इसमें जो दो बुक हैं, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये दो किताबों के तो आपने नाम सुने होंगे ज़रूर अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को ठीक से पढ़ा होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की अगर बात करें हम, तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, इस बुक को किसने लिखा है? ग्राहम वॉलेस ने। ग्राहम वॉलेस ने 1908 में जो है, एक मिनट सॉरी, अगर बात करें ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की, तो ग्राहम वॉलेस ने जो है 1908 में इस बुक को लिखा है। ये तो काफ़ी पॉपुलर बुक है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और रॉबर्ट डेहल ने जो बुक लिखी है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस को लिखा है रॉबर्ट डेहल ने। ठीक है, आप देखें यहाँ पे चार किताबों के नाम दिए, लेकिन यहाँ पे विकल्प आपको 5 दिए हैं, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ चीज़ों को आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इस बुक, ये जो ऑप्शन है इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगाना पड़ेगा। रॉबर्ट डहल ने ये जो बुक लिखी है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये बुक इन्होंने 1963 में लिखी थी। और बात करें अगर ये जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, इसको लिखा था जेम्स चार्ल्सवर्थ ने लिखा था, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस। और इस बुक का जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन की हम बात करें तो इसको 1967 में पब्लिश किया गया था। अगेन हम बात कर रहे हैं
पॉलिटिकल थियरी के बारे में, पॉलिटिकल थियरी द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट। इसको लिखा है अर्नोल्ड ब्रेक्ट ने, ठीक है। और इसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो 1959 है, 1959 में को लिखा गया था। लेकिन देखिए ये तो आपको देखने में इजी लगेगा, लेकिन अगर हम बात करें कि हमने क्या किया कि ए को हमने फोर्थ से मैच किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ ए में फोर्थ यहाँ भी है, ए में फोर्थ यहाँ भी है। और डी की अगर हम बात करें, डी को हमने थर्ड से मैच किया अर्नोल्ड वेट से, तो डी का थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको छटनी करनी पड़ेगी और जो बहुत क्लोज एनालिसिस करना पड़ेगा। और बी को हमने किससे मैच किया, बी को फिफ्थ से, बी को फिफ्थ से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि चीज़ें आसान है, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। एग्जामिनर जानबूझ करके ऐसे मतलब ऑप्शन सेट सेलेक्ट करता है ताकि आप एग्ज़ाम में मिस्टेक करें। और एक चीज़ ये भी कि एग्ज़ाम में जो प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो भी अलग होता है। यहाँ क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन में चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम का हॉल का एक अलग प्रेशर होता है। और यहाँ मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली जो है, जो मोस्ट सुटेबल आंसर हो, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो, मैं आपको बता सकूँ। अगेन बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस फॉल्स विद इन द ट्रेडिशनल अप्रोच। जो परंपरागत उपागम है उनकी बात हो रही है। राजनीति शास्त्र में देखें, अगर उस पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस, अलग अलग उपागम हैं, तो उसमें परंपरागत उपागम के यहाँ पे बारे में बात हो रही है, पारंपरिक या परंपरागत उपागम के बारे में बात हो रही है। तो आप देखें यहाँ पे ये जो ज्यूरिस्ट, ऑप्शन सी की बात करें, जो ज्यूरिस्ट अप्रोच है ये कैसा है, ट्रेडिशनल है। और सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और मार्क्सिज्म जो है ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। यहाँ इस नॉट पे आपको हमेशा फोकस करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीति के विकास के कौन से लक्षण नहीं हैं। तो इसमें आप देखें ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि लूसियन पाई के पॉलिटिकल थॉट से लिया गया है। लूसियन पाई ने जो है पॉलिटिकल थॉट पे और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे काफ़ी काम किया। राजनीतिक विकास की अगर बात करें तो उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया है, और उन्होंने राजनीतिक विकास के, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 3 लक्ष्य बनाए हैं। वो कौन कौन से हैं, समता, क्षमता और विभेदीकरण, इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टी और इसमें नहीं होगा। और इनकी 2 किताबें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इनको कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहली बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये बुक पब्लिश हुई थी 1966 में पब्लिश हुई थी। और एक और बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मैं इन बुक्स के नाम इसलिए यहाँ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बुक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है। ये बुक कब पब्लिश हुई, 1965 में। ये दोनों बुक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेटो इज़ एसोसिएटेड विथ। आपने नाम सुना होगा विल्फ्रेड प्रेटो के बारे में, और वो किससे संबंधित हैं, जो अभिजनवादी सिद्धांत है, संगठन का अभिजनवादी सिद्धांत, उससे ये संबंधित है। प्लेटो के जो विचार हैं, एक्चुअली इनका जो कंप्लीट नाम है विल्फ्रेड प्लेटो है, और इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इस थ्योरी के डेवलपमेंट में, खासतौर पे इलिट थ्योरी के। और इन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ऑफ इलिट, संगठन का, हाँ, अभिजन वर्ग का संगठनात्मक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसे पूछा गया है नेट के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 14, कंट्राडिक्शन मतलब अंतर विरोध एज द कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन।
ये जो कंट्राडिक्शन एज द कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड, ये कॉन्सेप्ट किसका है? मतलब कंट्राडिक्शन को, अंतर्विरोध को जो है क्रांति का एक प्रमुख कारण कौन मानता है? हालांकि कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी आप देखेंगे तो वहाँ आपको कंट्राडिक्शन के बारे में बात पढ़ने को मिलेगी, लेकिन माओ की पॉलिटिकल थ्योरी में स्पष्ट रूप से आपको जो है कंट्राडिक्शन के बारे में चीज़ें देखने को और पढ़ने को मिल जाएंगी। माओ ने कंट्राडिक्शन के ऊपर किताबें भी लिखी हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन किताबों की जो लिस्ट है जो माओ ने लिखी हैं उसको आप देखें, उसको आप समझें कि यहाँ से जो है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई हैं। माओ की अगर हम बात करें, माओ एक जो है चीनी राजनीतिक विचारक हैं, चाइनीज़ पॉलिटिकल फिलोसफर हैं वो, और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। जैसे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो उन्होंने एक बुक लिखी है ऑन कंट्राडिक्शन, स्पेशली कंट्राडिक्शन में, जिसमें वो क्रांति के कारण के तौर पर रिवॉल्यूशन, मतलब कंट्राडिक्शन को जो है क्रांति का कारण बताते हैं। मतलब क्रांति कैसे हो रही है? अंतर विरोधों के कारण, कंट्राडिक्शन के कारण। कैपिटलिज्म में भी जैसे कि आप देखें मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखें या माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखें कि वो बताते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर कुछ कंट्राडिक्शन है, और जो क्रांति होगी वो इन्हीं कंट्राडिक्शन की वजह से होगी। जैसे कि आप देखें कैपिटलिज्म में क्या है कि ये इस बात का क्लेम करता है कि इससे क्या है कि ओवरऑल हर एक का जो है डेवलपमेंट होगा, हर हर कोई प्रॉस्पर हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म जो सही मायने में क्या कर रहा है, वो सिर्फ जो बुर्जुआजी क्लास है, जो पूंजीपति वर्ग है, कैपिटलिस्ट वर्ग है, उसी की हितों की रक्षा के बारे में वो बात कर रहा है, ना कि वर्कर्स के बारे में। और इसमें क्या है कि जब कैपिटलिज्म के ज़रिए से वर्कर्स का जो शोषण होगा वो अपने पीक पे पहुंचेगा, तो फिर जो है क्रांति हो जाएगी। और हम जानते हैं कि 1949 में जो है माओ की लीडरशिप में चाइना में एक क्रांति हुई थी, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, अगेन यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको टेस्ट करना है। लिखा है द इसेंशियल फीचर, मतलब आवश्यक तत्व ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिक शासन का, संविधानवाद का, इज लिमिटेड गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय इंटरेस्ट ग्रुप्स। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधानवाद का अनिवार्य लक्षण सीमित सरकार है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो एक इसेंशियल प्रिंसिपल है क्या, लिमिटेड गवर्नमेंट। और दूसरा फिर क्या है कि सरकार हित समूहों से सीमित होती है। मतलब क्या कि जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो सरकार की एक्टिविटीज़ को, उनकी पॉलिसीज़ को जो है रेगुलेट करती हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि लिमिटेड गवर्नमेंट की अगर बात करें हम, तो लिमिटेड गवर्नमेंट का जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट है, वो संविधानवाद से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से कनेक्टेड है। दूसरा ये कि जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार उनके फेवर में पॉलिसीज़ बनाए, उनके इंटरेस्ट को जो है वो सर्व करे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो है क्या है कि यहाँ पे जो रीज़न है, असर्शन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक तरफ क्या है कि दबाव समूह के बारे में बात हो रही है, दूसरी तरफ क्या है कि संविधानवाद के बारे में बात हो रही है। तो संविधानवाद एक अलग चीज़ है और गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन सेम कुछ इसी तरीके से, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसको टेस्ट करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि नहीं, उनका आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं। पहला जो स्टेटमेंट है, जो असर्शन है, यूके हैज़ ए प्लूरल एग्जीक्यूटिव, यूके में क्या है कि बहुल कार्यपालिका है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि यूके में क्या, कि यूके में जो है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव नहीं है। वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है प्लूरल है। जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ पे है, अगर बात करें हम प्लूरल एग्जीक्यूटिव की, वो कहाँ पे है, वो स्विट्ज़रलैंड में है।
स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड में जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव उसका क्या नाम है? फेडरल काउंसिल। फेडरल काउंसिल इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और फिर क्या है? हेड ऑफ स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेड ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वहाँ की जो जो रानी हैं वो हैं, जैसे कि एलिजाबेथ का आपने नाम सुना होगा। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम हैं, वो हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्या होगा कि ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार आपको क्या कि कुछ कॉन्सेप्ट के कुछ आइडियाज़ के नाम दिए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट के कुछ आइडियाज़ के नाम दिए गए हैं, तो उनको आपको व्यवस्थित करना है। जैसे कि क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, ये कॉन्सेप्ट किसका है? मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है। इनकोडिंग डिकोडिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये कम्युनिकेशन थ्योरी में से रिलेटेड है। जो कम्युनिकेशन थ्योरी जो संचार सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय तुलना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये कम्युनिकेशन थ्योरी तो आप कई जहाँ पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, आईआर में भी पढ़ते हैं। अगेन देखिए, अभी सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स के बारे में हमने पढ़ा है। अभी देखा ना आपने ना परेटो से क्वेश्चन था, हाँ, इलिट थ्योरी के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 13 में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। और अगेन फिर आप देखते हैं यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ इलिट का जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? परेटो ने दिया था। और पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्ट की बात करें, आप देखें 1985 में जो है मिखाइल गोर्बाचोव जो है पावर में आते हैं। यूएसएसआर की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें, और ये कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं। पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट नाम की दो हैं पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं। और इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से हम देखते हैं कि अंततः जो है यूएसएसआर का क्या होता है? उसका डिसॉल्यूशन हो जाता है। जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर, वो टूट जाता है। और अगर बात करें इस कॉन्सेप्ट की कि ये कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में कैसे आए, मतलब उनका क्या क्रम है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आया एक कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी की, अगर हम बात करें, और लास्ट में पेरेस्ट्रोइका आया। तो 1 एंड 4 हम इसको देखना पड़ेगा। 1 एंड 4, 1 एंड 4, देखिए यहाँ पे 1 एंड 4 में दो चीज़ें आपको दी गई। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन की अगर बात करें, 1 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 एंड 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अगेन आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इनकोडिंग और सर्कुलेशन ऑफ इलिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमको बस ये चीज़ें देखनी है कि पहले ये कौन सा कॉन्सेप्ट आया, सर्कुलेशन ऑफ इलिट का कॉन्सेप्ट आया या इनकोडिंग का आया। तो इनकोडिंग की अगर हम बात करें, इनकोड आपने नॉर्बर्ट आपने अगर कम्युनिकेशन थियरी पढ़ी होगी, इनकोडिंग डिकोडिंग इनकोडिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। और आपने पढ़ा होगा कार्ल डायस के बारे में, कार्ल ड्यूस के बारे में। उनकी बुक का नाम है वेब्स ऑफ द नर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और एडवर्ड वीडनर बात करते हैं साइबरनेटिक्स के बारे में। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको साफ मतलब इरेज कर दूं, तो फिर चीज़ों को मैं एक नए सिरे से लिखूंगा, तो आपके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगर हम बात करें पेरेस्ट्रोइका के बारे में बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट कब आया? ये कॉन्सेप्ट आया पॉलिटिकल साइंस में 1985-1986 के अराउंड आया, 85-86 के अराउंड आया। और अगर हम बात करें, ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कार्ल मार्क्स की जो बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, जहाँ पे वो क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। और अगर हम बात करें सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स का कॉन्सेप्ट, ये 1916 में जो है प्लेटो ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। बाद में इन्होंने जो बुक लिखी थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1935 में। और इनकोडिंग डिकोडिंग की बात करें, तो इसमें आपने नॉर्बर्ट वीनर के बारे में सुना होगा। नॉर्बर्ट वीनर,
इनकी बुक है कि साइबरनेटिक्स। ये कब पब्लिश हुई थी? 1948 में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, और उसको तो वेब ऑफ गवर्नमेंट जो पब्लिश हुई थी कार्ल डायस की, वो पब्लिश हुई थी 1963 में। तो ये दो बुक्स हैं जिसमें इनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो हमारा सबसे पहले का पहला और फिर जो है तीसरा, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो पहले के बाद कौन सा आएगा? तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, आपको छटनी करनी है, तभी आप जो सही आंसर है वहाँ तक पहुँच सकेंगे। अगेन आपको देखिए फिर से जो है बुक्स के नाम पूछे गए हैं और आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बुक है किसकी। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 में, इन किताबों को लिखा किसने है और ये बुक कब पब्लिश हुई हैं। इनको एक्चुअली आपको कैसे करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको काल क्रम के अनुसार इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो पब्लिक ओपिनियन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी, इस बुक की अगर हम बात करें तो ये बुक पब्लिश हुई थी 1961 में पब्लिश हुई थी। और एक राइटर हैं जिनका नाम है वी ओ की जूनियर, इन्होंने इस बुक को लिखा है। मॉडर्न डेमोक्रेसी बहुत ही पॉपुलर बुक है, आपने इसके बारे में सुना होगा। और इसको लिखा था किसने? जेम्स ब्राइस ने लिखा था, और ये बुक 1921 में पब्लिश हुई थी। जेम्स ब्राइस। अगेन अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, ये भी बहुत पॉपुलर बुक है, इसको केसी वेयर ने लिखा था। 1946 में ये बुक पब्लिश हुई थी, इसको लिखा था केसी वेयर ने लिखा था। और लास्ट ये जो बुक है जिसको लिखा है हरमन फाइनर ने लिखा है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट की अगर बात करें, ये बुक पब्लिश हुई थी 1932 में। तो अब आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है। 1921, 1932, 1946 और 1961, 1961। तो सबसे पहले हम सेकंड को रखेंगे। सेकंड इसमें कहाँ पे है? सेकंड यहाँ पे है, ऑप्शन सी की अगर बात करें, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगेन आपको छटनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आपको 32, तो यहाँ पे फिर थर्ड की बात करें, ठीक है ना, 1946 और लास्ट में पहला। तो यहाँ पे ऑप्शन जो जो आंसर आपका होगा, आंसर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगेन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के नाम दिए गए हैं और आपको इसमें मैच करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना कि यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और थिंकर्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा एहतियात से मिलाना है। जैसे कि हम जानते हैं पॉलिटिकल डीके का जो कॉन्सेप्ट है ये सैमुअल पी हंटिंगटन का है। पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये बहुत बार इस कॉन्सेप्ट को पूछा गया है और यूजीसी एग्जामिनेशन में। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसको इंट्रोड्यूस किया था डेविड एप्टर ने। मॉडर्न, और इन्होंने बुक भी लिखी है 1965 में, मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन के नाम से 1965 में लिखा था। और अगेन फिर जो पॉलिटिकल कल्चर की अगर हम बात करें, आमंड एंड सिडनी वर्बा ने जो है पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिकल साइंस में। और यहाँ पे बात करें, अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, राजनीतिक विकास के बारे में बात करें, तो अभी तो हमने शुरू की क्लास में भी देखा, हमने लुसियन पाई के बारे में देखा। यहाँ पे लुसियन पाई के बारे में भी हमने देखा, जो समता, क्षमता और विभेदीकरण, लिबर्टी कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन के बारे में भी हमने पढ़ा ना, लुसियन के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ऑप्शन की अगर बात करें, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो यहाँ पे वर्बा होगा, ठीक ना। सिडनी वर्बा भी जो है बात करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नीचे से हम देखते हैं, डी को हमने पहले से मैच कर दिया, सी को हमने जो है सेकंड से मैच कर दिया, बी को हमने थर्ड से मैच कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ये तो क्वेश्चन वैसे ना बहुत इजी है ना टफ है, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है। आपने एक्सटीन का नाम शायद ही सुना होगा। अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी को बहुत गहराई से पढ़ा तो तभी हो सकता हो कि आपने सुना हो, अदरवाइज आपने एक्सटीन का नाम सुना होगा। एक्सटीन का एक्चुअली जो कंप्लीट नाम हो वो हैरी एच एक्सटीन नाम है। हैरी एच एक्सटीन नाम है उनका। और हैरी एच एक्सटीन जो हैं उन्होंने प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, और इसको बात करें, इसके ट्रांसलेशन की हम बात करें,
जो प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है उसको दिया था, एक्सटीन ने दिया था। ओके। और प्लेटो को के बारे में भी आपको मैंने बताया कि जो है वो इलिट थ्योरी से बिलोंग करते हैं, लेनिन मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। और टी एच ग्रीन कैसे हैं, वो एक आदर्शवादी विचारक हैं, वो लिबरल पॉजिटिविज्म में यकीन रखते हैं। ठीक है। तो अगर आप बात करें यहाँ पे डी को हमने पहले से मैच किया, देखिए यहाँ पे डी को हमने पहले से, यहाँ पे दो विकल्प हो रहे हैं, अगेन हमको इसको एलिमिनेट करना है। सी को हमने किससे मैच किया, सेकंड से, यहाँ पे देखिए कितना क्लोज है यहाँ पे। और ए को हमने किससे मैच किया है, ए को हमने मैच किया है फोर्थ से, और बी को हमने किया किससे किया है, फिफ्थ से। तो यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ पे, द ऑथर, यहाँ पे पूछा गया है द ऑथर ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक किसने लिखी है, जिसका टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, और मेरे हिसाब से मैंने भी इस बुक को पढ़ा है। इस बुक की अगर हम बात करें, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखी गई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है ये। और इस बुक को लिखा है डी डी बसु ने लिखा है, एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो इसकी भाषा शैली है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी समझ होगी तभी आप समझ सकते हैं, और हिंदी जो इसका ट्रांसलेशन है वो तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने इंग्लिश में पढ़ी है इसको, अच्छी बुक है, मेरे पास है भी ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कम से कम यूजीसी एग्जामिनेशन में मोर देन 10 टाइम्स पूछा गया है, और टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में है बेसिकली। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर स्टेट के बीच का जो डेवलपमेंट है, उनके रिलेशन की अगर बात करें, सेंटर और स्टेट के, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के जो संबंध है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट ऑटोनॉमी, राज्य की जो स्वायत्ता है उसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, और आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये डॉक्यूमेंट, ये जो प्रलेख हैं जो राज्य की स्वायत्ता के बारे में, स्टेट की ऑटोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ये कब आए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, राजमन्नार कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसको डीएमके की गवर्नमेंट ने 1969 में जो है ये लेकर के आई थी। सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में एक वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है ये राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, जो कब आई थी, 1969 में आई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अकाली दल ने जो है सरकारिया कमीशन को जो है एक अपना मेमोरेंडम दिया था। हम जानते हैं कि सरकारिया कमीशन कब बना था, 1983 में बना था, और इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। वेस्ट बंगाल सरकार का जो मेमोरेंडम है वो 1977 में आया था। वेस्ट बंगाल की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसने इस मेमोरेंडम को लेकर के आई थी। और अगर बात करें श्रीनगर कॉन्क्लेव रिजोल्यूशन की, श्रीनगर में एक्चुअली बहुत सी पार्टियां आपस में बैठी, बातचीत की उन्होंने कि कैसे सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को बढ़ाया, मतलब ठीक किया जा सके, और स्पेशली जो राज्य की स्वायत्ता है, स्टेट ऑटोनॉमी की अगर बात करें, उसको कैसे जो है बढ़ाया जा सके। अगर हम देखें इंडियन फेडरल सिस्टम को देखें, तो इंडियन जो फेडरल सिस्टम है, भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, वो केंद्र की तरफ झुकी हुई है, सेंटर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है। मतलब क्या कि सेंटर बहुत से मामलों में क्या कर सकता है, वो राज्य की गतिविधियों में जो है हस्तक्षेप कर सकता है, और राज्य की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये जो कॉन्क्लेव रिजोल्यूशन जो पास किया था, ये आया था 1983 में, ये भी 1983 में आया था। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा टाई हो गया, ये भी 1983 में, ये भी 1983 में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो सरकारिया कमीशन की अगर हम बात करें, तो सरकारिया कमीशन जून में बना था, जून 1983 में। और श्रीनगर कॉन्क्लेव रिजोल्यूशन है, अगर इसकी बात करें तो ये मीटिंग जब हुई थी, ये 5 अक्टूबर को हुई थी, इसी में रिजोल्यूशन आया था। और
आपने नाम सुना होगा एक पॉलिटिशियन का, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है जम्मू एंड कश्मीर के, जिनका नाम है क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला। आपने फारूक अब्दुल्ला का नाम सुना होगा। वो इस रिजोल्यूशन को लेकर के आए थे। आपने सुना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का नाम सुना होगा। तो आप देखें 1969, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सेकंड यहाँ भी है और यहाँ भी है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पहले 1969 और फिर आप जो है 1977, फिर 1983, ठीक है। तो सेकेंड एंड फोर्थ, और फिर पहला और लास्ट में फिर ये तीसरा। अगेन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की गई है। तो उसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या है, राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज स्पेशल प्रिविलेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको संविधान के माध्यम से कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं, कुछ उसको राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिए गए हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है कि इंडियन जो प्रेसिडेंट है उसको विशेषाधिकार दिया गया है। लेकिन ये कहना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ वो राष्ट्रपति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, लागू नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, देखिए आर्टिकल 14 जो है वो हर किसी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, और चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, किसी के ऊपर है। वो अलग बात है कि कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति और को, गवर्नर को दिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आर्टिकल 14 है, इसको हिंदी में हम विधि के समक्ष समानता कहते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात हो रही है, वो लागू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ हर किसी के ऊपर लागू होता है, राष्ट्रपति के ऊपर भी होता है, गवर्नर, प्रधानमंत्री, किसी के ऊपर, हर किसी के ऊपर लागू होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ए वो इनकरेक्ट हो गया। तो क्या कि ए इज़ फॉल्स, ए गलत हो गया, एंड आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, ये भी एक तरह से लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये भारतीय संघीय व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेम ओनली। मतलब सिर्फ नाम मात्र का भारतीय जो संविधान है वो सिर्फ नाम मात्र का संघ है। एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, फेडरलाइजिंग प्रोसेस वीकेंस द यूनियन एंड स्ट्रेंथन्स द स्टेट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में एक आ गया है कि जो भारतीय संविधान है सिर्फ नाम मात्र का, सिर्फ कहने के लिए संघीय है। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, टोटली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि नाम मात्र का नहीं है। संविधान में आप देखें राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो अलग हैं, और केंद्र सरकार की, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल में जो सरकार है, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उनकी शक्तियां जो हैं अलग अलग हैं। इंडिया ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, उनका मॉडल कैसा है, जो कनाडियन मॉडल है हमारा। और यहाँ पे क्या है कि स्टेट को जो पावर मिली है वो सेंटर से नहीं मिली है, बल्कि ये जो संविधान है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, वहाँ से जो है शक्तियाँ मिली हैं। और हमारा संविधान काफ़ी बड़ा है और इसमें हर एक की शक्तियों को स्पष्ट रूप से जो है मेंशन किया गया है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना कि सिर्फ नाम मात्र का है, बल्कि वास्तविकता हमें साफ तौर पे दिखता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। फेडरल सिस्टम की जो खासियत क्या है कि वहाँ पे दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर। तो हम देखते हैं कि हमारे वहाँ केंद्र स्तर पे भी सरकारें हैं, राज्य स्तर पे भी सरकारें हैं। और दूसरा क्या है कि देखिए फेडरलाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो संघीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है, फेडरलाइजिंग प्रोसेस के बारे में। तो फेडरलाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वहाँ पे स्टेट के जो अधिकार हैं, जो राज्यों के अधिकार हैं, उनको उसको सुरक्षित और संरक्षित करने की, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने की बात की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है।
तो इसमें जो ऑप्शन ए है, जो एजर्शन है, पहला स्टेटमेंट वो गलत है और दूसरा जो है सही है। फेडरलाइजिंग प्रोसेस से क्या होता है कि स्टेट का जो जो सेंटर है, जो यूनियन है, उसका जो कंट्रोल है स्टेट्स के ऊपर कम होता है। अभी आप देखें केंद्र सरकार जो है अध्यादेश लेकर के आई थी दिल्ली सरकार में, जो खासतौर पे जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे उनकी नियुक्ति और उसके ट्रांसफ़र को लेकर के। तो ये फेडरलाइजिंग प्रोसेस से क्या होता है कि सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो कम होता है। तो यहाँ पे ए इज़ ऑप्शन ए जो है एजर्शन वो क्या है, फॉल्स है और आर ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें ये करेक्ट हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे आप देखें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मैच करना है। जैसे कि हमने जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन, उसको हमने किससे लिया है, रूल ऑफ लॉ को हमने इंग्लैंड से लिया है। और भारतीय संविधान में जो फेडरल स्कीम है, जो संघीय व्यवस्था है, वो कहाँ से हमने अडॉप्ट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे लगभग 200 आर्टिकल सेम टू सेम अडॉप्ट किए गए हैं, थोड़ा बहुत उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन किया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका ये इसकी अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। और आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट लिए हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25th में जो है ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ए को हमने सेकंड से मैच कर दिया और डी को हमने कर दिया थर्ड से, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको दो चीज़ें आपको मालूम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं तो उसमें आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 से है, और देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नेट के एग्ज़ाम में, 2021 में और 20 में भी यहाँ से क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है कि आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, एक तरफ में स्टेट के नाम है और दूसरी तरफ में जो है जो फार्मर लीडर हैं, फार्मर्स लीडर जो हैं, जो किसानों के नेता हैं, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र की बात करें यहाँ पे, महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं, 4 अलग अलग राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के जो फार्मर लीडर हैं वो शरद जोशी हैं। उन्होंने सेतकारी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। बहुत ही पॉपुलर कह सकते हैं फार्मर लीडर हैं और ये राज्यसभा के मेंबर भी थे। उत्तर प्रदेश में जानते हैं आप, टिकैत की बात कर रहे हैं, महेंद्र सिंह टिकैत, उनके अभी देखिए राकेश टिकैत ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था, एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट किया था। हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा पंजाब के लोगों की हम बात करें, उनके नाम से भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि पंजाब की हम बात करें यहाँ पे, तो पंजाब में अजमेर सिंह लाखोवाल की बात करें, वो एक पंजाब के किसान नेता हैं। और हरियाणा की बात करें, घासी राम नैन। इसमें आप देखें कि महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में अगर हम बात करें, महेंद्र सिंह टिकैत, और इसके अलावा अगर हम बात करें महेंद्र सिंह टिकैत और यहाँ पे घासी राम की अगर हम बात करें, महेंद्र सिंह टिकैत और घासी राम की बात करें, तो ये भारतीय किसान यूनियन के जो है क्या थे, अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ए को हमने मैच कर दिया थर्ड से, और बी को, और हमने जो है डी को मैच कर दिया सेकंड से, ठीक है ना। और हमने क्या किया, सी को मैच कर दिया फोर्थ से, और बी को कर दिया हमने पहले से। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन इजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे पूछा गया है द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं कि भारत में जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, भारत की जनता है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, आप देखें अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ठीक से पढ़ा होगा तो आपने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना होगा। और उन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, तो भारतीय संविधान में
कितने आर्टिकल्स हैं? 295 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। जब संविधान बना तो ये अनुसूचियाँ जो कितनी थी? 8 थी। बाद में इसको बढ़ा अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। ये भी सुपर इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इवन 2023 में भी पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप देखें ये जो राज्यों का फॉर्मेशन हुआ है भाषा के आधार पे उनको आपको ऑर्गेनाइज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर देखें भाषा के आधार पे, लैंग्वेज की बेसिस पे 1953 में 1953 में जो है आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, अगर आपको याद होगा तो। और 53 और ठीक देखिए, थोड़ा सा इसको याद करने की टेक्निक देखिए। 53 1953 में आंध्र प्रदेश, और ठीक 10 साल बाद नागालैंड 1963, 53 10 63, ओके, नागालैंड। और उसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के बाद हमने देखा कि इधर आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, और 1960 में हमने देखा कि जो बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे बॉम्बे में स्टेट में क्या हुआ कि बॉम्बे स्टेट में लेकर के लैंग्वेज को लेकर के मतलब डिस्प्यूट हो गया, और एक तरफ मराठी बोलने वाले और दूसरी तरफ गुजराती बोलने वाले, इनके बीच में काफ़ी टकराव होने लगे। तो अल्टीमेटली 1960 में जो है बॉम्बे स्टेट को बना करके, बॉम्बे से ही महाराष्ट्र बना और यहीं से क्या बना? गुजरात बना, मराठी और गुजराती भाषा के ग्राउंड पे। तो 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात बने। और अगर हम बात करें पंजाब की बात करें, तो पंजाब का फॉर्मेशन कब हुआ? 1966 में। एक्चुअली ये जो पंजाब राज था, पंजाब में पंजाबी भी बोलने वाले थे और हिंदी भी बोलने वाले थे। तो इनको लेकर के काफ़ी यहाँ पे काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गई थी। तो इस पर सेंटर ने क्या किया कि पंजाब को डिवाइड कर दिया पंजाबी भाषा बोलने वालों में और हिंदी में। तो हरियाणा में देखिए, जो हरियाणा का गठन हुआ पंजाब का हुआ, यहीं से हुआ 1966 में। तो देखिए एक ऑर्डर है 1953, फिर 1960, फिर 66 और 63। और अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन थर्ड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर जो है आपका पंजाब, एंड लास्ट में नागालैंड। देखिए ना आप, जेड में 1953, 1960, 1966। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ना बहुत क्लोज हैं। पंजाब और हरियाणा के फॉर्मेशन की बात करें तो 1966 में हुआ था। तो सबसे पहले आंध्रा हो गया, और फिर आंध्रा के बाद उसके बाद अगर हम बात करें आंध्रा के बाद महाराष्ट्र, तो पहले हमारा सेकंड हो गया और फिर फर्स्ट हो गया, और उसके बाद फिर आपका फोर्थ हो गया। ठीक है ना? फोर्थ मतलब नागालैंड, और लास्ट में फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आपको ऐसे टाइम में छटनी एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, और जो मोस्ट सॉरी, इसमें देखिए थोड़ा सा एरर है, इसमें इस क्वेश्चन में ही एरर है। मतलब ये जो ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं एग्जामिनर की साइड से ही, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सेकंड ही होगा। जैसे कि क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं एक बार इसको फिर से लिख दूँ, 1953, 1963, 1960 और 1966। ठीक, तो लास्ट में कौन सा आना चाहिए? फोर्थ आना चाहिए। लास्ट में फोर्थ आना चाहिए और सबसे पहले सेकंड आना चाहिए। ये थोड़ा सा देखिए टाइपिंग रहे, अब इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। एग्जामिनर जो इसने पेपर सेट किया है या फिर इसने टाइप किया होगा उसकी गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या है? द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फोकस, जो मानव संबंध सिद्धांत है संगठन का। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो मानव संबंध सिद्धांत है उसका जो सेंटर है, एक मिनट, द ह्यूमन रिलेशन थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन, मतलब ये जो मानव संबंध सिद्धांत है उसका फोकस किस बात पर, उसका ध्यान किस बात पर है? इनफॉर्मल ग्रुप्स पे।
जो अनौपचारिक संगठन है उस पे, तो सुपर इजी क्वेश्चन है वैसे पॉलिटिकल साइंस का, इसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनौपचारिक संगठन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर देखिए ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि द थिंकर हु इंक्लूडेड द इंटेलिजेंस डिज़ाइन चॉइस इंटेलिजेंस डिज़ाइन एंड चॉइस एक्टिविटीज़, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। हर्बर्ट साइमन की एक बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये बुक 1947 में पब्लिश हुई थी। और इसमें जो है इन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग थ्योरी को डिस्कस किया, और इसमें वो 3 एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से? इंटेलिजेंस एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, वो डिज़ाइन एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, और चॉइस एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कि फुलटन कमेटी रिपोर्ट, जो फुलटन कमेटी की जो रिपोर्ट है, वाज कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुलटन कमेटी की रिपोर्ट जो 1968 में आई थी, इसका संबंध किस देश से है? तो हम जानते हैं कि फुलटन कमेटी बहुत ही पॉपुलर कमेटी है, और इसने कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो नौकरशाही है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके सुधार में काफ़ी योगदान दिया है। और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है कमेटी। इंग्लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है ये फुलटन कमेटी। और फुलटन कमेटी ने जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर, ओके, यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, ये भी पब्लिक एड से क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया है मैक्स वेबर्स आइडिया ऑन पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी। हम जानते हैं कि मैक्स वेबर जो है वो नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, वो बहुत ही फेमस है अपने नौकरशाही सिद्धांत के लिए, और 3 तरह की वो अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जिसको, या पैट्रिमोनियल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी या ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, वो रेशनल टाइप के बारे में बात करते हैं, वो करिस्मेटिक सोसाइटी मतलब अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं के, उनका जो अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, सत्ता का जो कॉन्सेप्ट है, नौकरशाही का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली उनका जो अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है और ये उनका जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्स वेबर्स आइडिया ऑन पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी, पैट्रिमोनियल का मतलब क्या, जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी आर डिफरेंट फ्रॉम द रैशनल टाइप ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो थिंकर हैं, क्या नाम है इनका, मैक्स वेबर 3 तरीके के अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। पहली जो अथॉरिटी है वो ट्रेडिशनल है, इसको पारंपरिक हम कह सकते हैं। दूसरी कैरिज्मेटिक है, करिज्मेटिक जिसमें वो कोई मसीहा टाइप का कोई नेता होता है। और तीसरी जो है वो लीगल रैशनल है, जहाँ पे वो तार्किक और लीगल मतलब विधिक और तार्किक सत्ता के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लीगल और रैशनल जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है नौकरशाह का, कैसे होता है, उनके मेरिट के ग्राउंड पे होता है। और पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिलेक्शन होता है नौकरशाहों का, ब्यूरोक्रेट्स का, वो उनका कह सकते हैं कि कितनी वो आस्था रखते हैं पारंपरिक सत्ता के प्रति, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उसको लेकर के वो कितने लॉयल हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या कि रैशनल टाइप जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, नियुक्ति कैसे होती है, मेरिट के ग्राउंड पे होती है। जो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका जो सिलेक्शन हो कैसे होता है, मेरिट के ग्राउंड पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देखिए कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसमें ये किससे पूछा गया है, ये पूछा गया है एस्टीमेट कमेटी से। आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा, और भारतीय संविधान में
आपने जब पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा होगा तो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपने पीएससी का पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, एस्टीमेट कमेटी के बारे में पढ़ा होगा, अंडरटेकिंग और भी सारी कमेटीज़ हैं, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछा गया है एस्टीमेट कमेटी से, जिसको हिंदी में हम आकलन या प्राकलन समिति कहते हैं। यहाँ पे कुछ जो है उसके फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इसका फंक्शन नहीं है। आपको इस नोट पे फोकस करना है, ओके, इस नोट पे आपको फोकस करना है। तो एस्टीमेट कमेटी के कौन कौन से काम, देखिए एस्टीमेट कमेटी जो है पार्लियामेंट की, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, कितने 30 मेंबर्स होते हैं, और सारे मेंबर जो हैं वो लोकसभा के होते हैं। 30 मेंबर्स होते हैं और ये सारे मेंबर किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। और इसका जो चेयरमैन होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, जैसे कि बीजेपी इस वक्त रूलिंग पार्टी है, तो जो इसका चेयरमैन होगा वो किससे होगा, मतलब जो चेयरमैन होगा इसका रूलिंग पार्टी से होगा। उसको स्पीकर जो है लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष उसको अपॉइंट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इस ये जो कमेटी है एस्टीमेट कमेटी, इसका काम क्या करना है, आकलन करना है। जैसे किसके नाम में ही किस बात का, उसको अनुमान लगाना है, आकलन करना है। अनुमान समिति या आकलन या अनुमान एक ही बात है। इसमें क्या करना है कि ये जो कमेटी है इसका बेसिकली जो फोकस है वो इस बात पे है कि हम कैसे इफ़िशियंसी को और इकोनॉमी को, मतलब क्या, एक तरफ दक्षता है और दूसरी तरफ किफ़ायत है या मितव्ययता है। हाँ, किफ़ायत जिसको हम कहते हैं, किफ़ायती या मितव्ययता, इसको इंश्योर करना है। तो इस बात का एग्जामिनेशन करती है कि जो धन दिया गया है किसी पॉलिसी के अंदर, वो विद इन लिमिट्स है कि नहीं है। वो इस बात का को इंश्योर करती है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है इफ़िशियंसी को, दक्षता को जो है लाया जा सके, उसमें किफ़ायत ला जा सके। मतलब इसकी आमतौर पे गवर्नमेंट जो जो पॉलिसीज़ बनाती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सके, उसका इसी बात का वो आकलन करती है। और सपोज़ कि एक पॉलिसी अगर बनाई जा रही है तो वो पॉलिसी किस हद तक सही है, या उसके विकल्प में, उसके अल्टरनेटिव के तौर पे कोई और पॉलिसी लाई जा सकती है क्या, इसके ज़रिए से हम एडमिनिस्ट्रेशन में इफ़िशियंसी को और इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में जो है ये चीज़ों को इवैल्यूएट करती हैं। और ये जो ऑप्शन बी है, ये एस्टीमेट कमेटी का काम नहीं है, बल्कि ये काम किसका है, ये पीएसी का आपने नाम सुना होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। और आपने सीएजी का नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं वो इस बात का मूल्यांकन करते हैं, इस बात को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आम तौर पे पार्लियामेंट ने जो पैसे सैंक्शन किए थे, जो पैसे दिए थे, वो उनको उसी जगह पे खर्चा किया गया, उसी मद में किया गया है, उसी सेवा के ऊपर खर्चा किया गया है, इसके लिए वो जो है सैंक्शन किए गए थे। इस बात को इंश्योर करना। तो ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आकलन समिति का काम नहीं है। ये किसका काम है? ये पीएसी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये फंक्शन है, ये काम है, इसको देखना, इसको इंश्योर करना। और किसका? सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। ओके गाइस, इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीएसी का काम नहीं है। देखिए इस नोट पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ओम्बुड्समैन के बारे में वहाँ यहाँ पे बात की जा रही है कि ओम्बुड्समैन जो संस्था है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो हम जानते हैं कि ओम्बुड्समैन की जो संस्था है वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई? स्वीडन से हुई। स्वीडन दुनिया का पहला देश है जिसने ओम्बुड्समैन की नाम की संस्था को जो है इंट्रोड्यूस किया। और कब किया था? 1809 में किया था। ये पहला देश था। और 1962 में अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड प्लस नॉर्वे, ये दो कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था। ये न्यूजीलैंड और नॉर्वे का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रिसेंट एग्जामिनेशन में कि न्यूजीलैंड ने और नॉर्वे ने जो है कब इस संस्था को जो है
ओम्बुड्समैन की जो संस्था है उसको इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ से और भी क्वेश्चन था कि फिनलैंड ने कब इसको इंट्रोड्यूस किया। फिनलैंड ने कब किया था? 1919 में किया था फिनलैंड ने। और एक क्वेश्चन था कि डेनमार्क ने कब किया था। तो डेनमार्क ने की अगर हम बात करें तो डेनमार्क ने जो है 1955 में किया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन की है यहाँ से यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगेन हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की। तो देयर आर टू लिस्ट, लिस्ट वन इंक्लूड्स द नेम ऑफ थिंकर्स एंड लिस्ट बी इज अबाउट द नेम ऑफ द बुक्स। लिस्ट टू है उसमें बुक्स के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट वन में जो है आप देखें कि यहाँ पे क्या है कि थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं कि एक करके कि ये कौन कौन सी किस बुक को किसने लिखा है। बात करें अगर हम थिंकर्स की बात करें, मैक्स वेबर की अगर हम बात करें, मैक्स वेबर ने जो बुक लिखी है उसका नाम है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये मैक्स वेबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इसको यूपी, इस बार जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक मिनट, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको किताबों के नाम मेंशन किए गए हैं, इसको आपको मैच करना है। तो मैक्स वेबर ने जो बुक लिखी है उसका नाम है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और लूथर उर्विक ने जो है किताब लिखी है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद अगर हम बात करें, ब्यूरोक्रेसी नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा है? मार्टिन एल्ब्रो ने। और ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना ने इसको लिखा है माइकल क्रोजियर ने। तो अगर आप बात करें ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमने ए को मैच किया सेकंड से, और डी को मैच किया हमने थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38, ये भी तो सुपर इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत, इसको किसने दिया था? एल्टन मेयो ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट टेलर ने। डिसीजन मेकिंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हर्बर्ट साइमन ने दिया। अभी मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन थ्योरी, कार्ल ड्रायस को। तो 38 में जो है ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के जो अप्रोच दिए गए हैं, जो उपागम दिए गए हैं, उसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच आया, ठीक, उसका बाद ह्यूमन रिलेशन आया, फिर बिहेवियरल आया, और फिर लास्ट में पॉलिसी अप्रोच। तो 1 4 ठीक है ना, 1 एंड 4, 2 एंड 3, ऑप्शन जो बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा गया है ई गवर्नेंस हैज़ फैसिलिटेटेड द गुड गवर्नेंस। ई गवर्नेंस ने, ई प्रशासन ने जो है गुड गवर्नेंस को फैसिलिटेट किया है, ठीक है ना, उसको आसान बनाया है, ठीक है। और इसके हिंदी वर्जन देखते हैं इस क्वेश्चन का। उसका मार्ग प्रशस्त किया, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है, एज ए वर्च्यू ऑफ गुड गवर्नेंस कैन बी इंश्योर्ड थ्रू ई गवर्नेंस अलोन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि पारदर्शिता जो है, क्या लिखा है, सुशासन के गुण के रूप में पारदर्शिता केवल एकमात्र ई गवर्नेंस माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए, जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें कि गुड गवर्नेंस कैसे आएगा, गुड गवर्नेंस कैसे आएगा, कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बनाती है
तो कैसे वो सक्सेसफुल होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो ई गवर्नेंस एक फैक्टर हो सकता है कि मतलब ई गवर्नेंस के ज़रिए से क्या है कि चीज़ें ऑन वेब होंगी, सबके लिए एक्सेसिबल होंगी, ये तो ठीक है, लेकिन और भी तो सारी चीज़ें और भी फैक्टर्स ना, सिर्फ और सिर्फ ई गवर्नेंस एक फैक्टर नहीं जिसके माध्यम से हम गुड गवर्नेंस को जो है इंश्योर कर सकें। गुड गवर्नेंस के लिए और भी फैक्टर्स हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रांसपेरेंसी एज ए वर्च्यू ऑफ गुड गवर्नेंस कैन बी इंश्योर्ड थ्रू ई गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी से ही नहीं आता है ई गुड गवर्नेंस, मतलब पारदर्शिता की अगर हम बात करें, पारदर्शिता की बात करें हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करें, तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से ही नहीं आता है गुड गवर्नेंस, उसके लिए और भी फैक्टर्स हैं। अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, तभी आएगा गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। जो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, वो सेंसिटिव होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, हॉनेस्ट होने चाहिए। और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लीडरशिप हो गई, और पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पॉलिसी हो और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, तो फिर वो कैसे सक्सेसफुल होगी। तो गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए भी क्या है कि और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से ही नहीं, बल्कि ई गवर्नेंस के ज़रिए से ही ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकती है, बल्कि उसके लिए और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ई है वो तो सही हो जाएगा, ऑप्शन जो एजर्सन है वो सही है, लेकिन रीज़न क्या है, रीज़न गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अलोन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो सिर्फ ई जो है ई गवर्नेंस से ही ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, बल्कि उसके लिए और भी फैक्टर्स हैं। सिर्फ करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है ई गवर्नेंस, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, सुशासन के लिए सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का ऑनलाइन हो जाना, ऑनलाइन मोड में आ जाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो है ए आपका सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है द थियरी ऑफ ट्रेडिंग स्टेट इज एसोसिएटेड विथ। तो ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रोजेनक्रेंस ने। उनकी एक बुक है जिसका नाम है राइज ऑफ ट्रेडिंग स्टेट, राइज ऑफ ट्रेडिंग स्टेट रोजेनक्रेंस की। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ मास्टर क्लास इस बेसिस ऑफ। तो जो मास्टर क्लास है, ठीक है ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो आधार है किसका? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का ट्रांसलेशन देखिए क्या लिखा गया है कि स्वामी वर्ग का राष्ट्रीय हित ही, स्वामी वर्ग का राष्ट्रहित किस सिद्धांत का आधार है? तो मास्टर क्लास की मतलब क्या कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसकी बात हो रही है, तो मार्क्सवादी सिद्धांत इसमें जो है ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ। ब्रेजनेव ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये देखें, ब्रेजनेव जो है यूएसएसआर के एक फेमस लीडर हैं, और उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया था, ब्रेजनेव, जिसको बोलते हैं ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। और इसमें उन्होंने क्या किया था? इसमें उन्होंने लिमिटेड सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उनका ये कहना था कि जिन कंट्रीज़ में साम्यवादी सरकारें स्थापित हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसी कोशिश की जाती है, कोई ऐसा प्रयास किया जाता है कि फिर से वहाँ की साम्यवादी सरकार को हटा करके वहाँ पे अगर कोई दूसरी सरकार स्थापित की जाए, तो उस केस में क्या है कि सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ जो है वहाँ पे हस्तक्षेप करेगा। तो जो उन राज्यों की जो स्वायत्ता है वो कैसी है, जो स्वायत्ता है या संप्रभुता वो कैसी है? लिमिटेड है, सीमित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा संगठन है? यूएसएसआर है। बिम्स्टेक की बात करें, यहाँ पे पूछा गया कि द न्यू मेंबर्स स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की बात करें, इससे रिलेटेड जो नोट्स है मैंने ग्रुप में डाल दिया है,
और हम जानते हैं कि बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1997 में हुई थी बिम्स्टेक की स्थापना। और नेपाल और भूटान इसके जो न्यू मेंबर्स हैं, और ये कब इसके सदस्य बने थे? 2004 में इसके सदस्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन, जो भारत का नाभिकीय सिद्धांत है, ठीक है ना, भारत का जो नाभिकीय या आणविक सिद्धांत किस पर आधारित है? वो उस पर CMD पर, मतलब क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है? अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, और ये किससे, ये IR का क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा गया है कि इन्वायरमेंट इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम। जो इन्वायरमेंट है वो कैसी समस्या है? वैश्विक समस्या, ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में जो है इन्वायरमेंट एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अर्थ समिट हैज़ एड्रेस्ड दिस इश्यू, और जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसमें इस मसले को डिस्कस किया गया था। इस मसले को, मतलब ये जो ग्लोबल जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग कह लें या पॉल्यूशन की बात कर लें, उसको डिस्कस किया था। ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमने जो है आज समिट में इन चीज़ों को डिस्कस किया। इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उसको डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए दो की टर्म्स हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस। जो स्टूडेंट कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस के बीच के फ़र्क को समझते होंगे, वही स्टूडेंट्स, वही विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया कि यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड फॉर द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है। जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो अपने सदस्य राष्ट्रों के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही बात है। आप ये UN का जो चार्टर उसमें आप देखें तो वहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए जो है इंतज़ाम किए गए हैं कि अगर किसी राष्ट्र के ऊपर अटैक होता है तो उस केस में जो है UNO क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको वो मैनेज करे और उसको जो है कंट्रोल करे, उसको रिमूव करने की कोशिश करे। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी बेसिकली क्या है कि ये वॉर को जो है रोकने की कोशिश करता है। एक तरह से ये प्रोटेक्टिव मोड में काम करता है, मतलब ये सैंक्शन के ज़रिए से, इकोनॉमिक सैंक्शन के ज़रिए से सैंक्शन इम्पोज करता है किसी कंट्री के ऊपर। जैसे कि आप देखें अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहे हैं। हालांकि देखिए जितने भी रिजोल्यूशन आते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया के अगेंस्ट, रसिया उनको वीटो कर देता है। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें क्या दिया गया है, स्टेट्स मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिटी बाय एंट्रिंग इनटू कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस की बात हम क्या करें, यहाँ पे जो क्या है, सामूहिक प्रतिरक्षा के बारे में बात हो रही है। देखिए कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस के बीच का जो जो फंडामेंटल डिफरेंस है, जो आधारभूत जो अंतर है, वो इस बात के में है, कलेक्टिव डिफेंस जो है ना, वो एक तरह से ऑफेंस, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है प्रोटेक्टिव कर सकते हैं, या डिफेंसिव मोड में काम करता है। और ये क्या है कि एक तरह से ये कलेक्टिव जो डिफेंस का सिस्टम है, ये एक तरह से एक्टिव मोड में ये काम करता है, और ये वार को जो है डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए से जो है रोकने की कोशिश करती है। जैसे कि आप देखिए कलेक्टिव डिफेंस का एक जो एग्जांपल है नाटो। नाटो में क्या है कि नाटो जो है इंस्टेंट एक्शन लेता है। अगर सपोज़ कि कोई मेंबर कंट्री है और उसके ऊपर अटैक होता है तो उस केस में क्या कि नाटो जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। और इसमें क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ट्रीटीज़ करती हैं, और अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो अरेंजमेंट्स करती हैं। तो कलेक्टिव जो सिक्योरिटी है का कॉन्सेप्ट है, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या करता है, वो सैंक्शन के ज़रिए से जो है डिफेंसिव मोड में वॉर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जबकि कलेक्टिव डिफेंस में क्या है कि एक्टिव मोड में, सपोज़ कि एक कंट्री के ऊपर किसी कंट्री ने अटैक किया है, सपोज़ कि कोई एक नाटो कंट्री का कोई मेंबर उसके ऊपर अटैक होता है, तो फिर क्या है कि अगर नाटो नाटो और कोई कंट्री नाटो का मेंबर है उसके ऊपर अटैक होता है, तो ये नाटो ये मानता है कि उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में जो है अटैक किया है। और फिर क्या कि नाटो जो है, नाटो की जो सेनाएं हैं
जो अलग-अलग देशों की सेनाओं से मिलकर के बनी है, वो उसके ऊपर जो है वो अटैक कर सकती हैं। उस ऑर्डर उस अटैकर मतलब जो जिसने अटैक किया है, जो कल्प्रिट है उसको पनिश करने के लिए या वॉर को कंट्रोल करने के लिए या जिस कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, लेकिन 49 की बात करें और 50 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 और 50 की ये बहुत ही मैं जहाँ तक मुझे लगता है इस पेपर का जो है सबसे टफ क्वेश्चन है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले 48 को देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, जो भी महासचिव रहे हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, हम जानते हैं कि जो ट्रिगवेली थे, घाना के ट्रिगवेली, वो महासचिव बने। उसके बाद हम देखते हैं, एक कोड आप याद कर लीजिए, टी डी एंड यू के पी एंड बी के बी। सबसे पहले कौन महासचिव बने? घाना के ट्रिगवेली। फिर कौन बना? डॉग्स डैग हैमरस्कोल्ड। फिर क्या कौन बना? यूथ हांट बना। फिर उसके बाद में देखते हैं हम पुर्तवाल्दीन बने, फिर पेरेज कुइयर बने, और फिर हम देखते हैं बुतरस घाली बने, कोफी अन्नान बने, और फिर बान की मून। और आज के समय में जो महासचिव है यूएनओ के, वो कौन है? एंटोनियो एंटो सॉरी एंटोनियो गुटेरेस जो है यूएनओ के इस वक्त महासचिव हैं। तो अगर इस कोड के हिसाब से देखें तो ट्रिगवेली का तो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले कौन आएगा? डी डैग हैमरस्कोल्ड। फिर उसके बाद कौन है? यूथ हॉन्ट। तो पहले दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो दूसरा एंड तीसरा कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या है, फिर आपका कुर्तवाल्दीन एंड जो है बुतरस घाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कुर्तवाल्दीन हो जाएगा और लास्ट में जो है बुतरस घाली। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें हम, ये देखिए क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस पेपर के सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं, और आपको शायद ही इनके बारे में किसी किताबों में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए टेरिटोरियल वाटर के बारे में बात की जा रही है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात की जा रही है। एक मिनट, जो इसका हिंदी वर्जन है इसको भी मैं सामने रख दूँ। बात की जा रही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात की जा रही है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात की जा रही है, और इंटरनेशनल वाटर्स के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपने राज्य के जो 4 तत्व हैं, जो 4 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर के स्टेट बनता है, तो उसमें आपने देखा होगा पॉपुलेशन के बारे में बात होती है, फिर एरिया के बारे में बात होती है, ठीक है ना, रीजन के बारे में बात होती है, गवर्नमेंट के बारे में बात होती है, और लास्ट में सॉवरेंटी। तो अगर सपोज कि जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया का मैप आप देखें, ये सपोज कि ये इंडिया का निचला हिस्सा है, यहाँ पे श्रीलंका है और ये इंडिया है। तो ये इंडिया का जो ये कोस्टल एरिया है, जहाँ पे कह सकते हैं जो समुद्री तट है, यहाँ से बात हो रही है। एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ सी के बारे में आप जब पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सी जो समुद्र के जो नियम हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप फिर चीज़ों को आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ से देखें, तो जो जो समुद्री तट है इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, लगभग लगभग इसको ये कितना आता है? 22 किलोमीटर। और वैसे बात करें तो 12 समुद्री मील तक, नॉटिकल माइल्स तक जो है किसी राज्य की सीमा होती है। मतलब क्या कि सपोज़ कि ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, समुद्र तट है, बेस लाइन है, यहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स, लगभग 22 किलोमीटर तक जो क्या है, ये जो एरिया है जो पानी का है, ये
क्या है कि इंडिया का है, ये जो एरिया है यहाँ तक है इंडिया का है, इस पे इंडिया की सॉवरेंटी है, इस पे संप्रभुता है। इसके बॉटम में नीचे और इसके ऊपर एयर स्पेस में, इस पे जो है इंडिया के कानून लागू होंगे और इस रीजन को जो है इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, इस पे अपनी सॉवरेंटी का इस्तेमाल करती है। तो अगर हम बात करें टेरिटोरियल वाटर की, ठीक है ना, तो इस पे क्या है कि एक कंट्री की जो सॉवरेंटी है वो उसके ऊपर लागू होती है, संप्रभुता जो है इस कंट्री की वो लागू होती है। फिर अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब, ठीक है ना, आप देखें कि कोई भी कंट्री है वो समुद्र से, आपने देखा होगा कि वो जो संसाधन है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसको उसका दोहन करती है। तो इसकी बेस लाइन से जो है, उसकी बेस लाइन से लेकर के 200 एनएम का मतलब नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है कि एक कंट्री जो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, मतलब समझ कि यहाँ पे पेट्रोलियम है, यहाँ पे खनिज पदार्थ हैं, यहाँ पे जो मछलियाँ हैं, मतलब कोई भी लिविंग नॉन लिविंग दोनों थिंग्स को जो है वो उसको क्या कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसका दोहन कर सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कहाँ से? बेस लाइन से, अपने बॉर्डर से लेकर के 200 200 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये अपनी सॉवरेंटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सॉवरेंटी का इस्तेमाल सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक कर सकता है। और अगर हम बात करें सी बेड के बारे में, जो समुद्र की जो तय है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो एक कंट्री क्या है कि 200 नॉटिकल माइल तक जो है सी बेड में जो जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो समुद्र की जो सतह है उसमें जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसका दोहन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और बात करें हम इंटरनेशनल वाटर्स के बारे में, मतलब जो इस एरिया से बाहर आता है, मतलब ये जो आपने देखा होगा ना कि जो पानी के जहाज़ वगैरह होते हैं, जो शिप्स होती हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, मतलब अगर सपोज़ कि कोई अगर कोई शिप अगर इस एरिया में है, इंटरनेशनल वाटर्स में है, तो इसका यहाँ पे जो है यूएन लॉ ऑफ सी जो है वो लागू उसके ऊपर होगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी करता है, लीगल हो या इलीगल हो, तो उसके ऊपर में जो है यूएन लॉ ऑफ सी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सपोज़ कि ये 12 नॉटिकल माइल के बीच में काम करता है, कोई एक्टिविटी करता है, आपराधिक एक्टिविटी करता है, और अगर या या भारत सरकार चाहे तो इस एरिया के लिए कोई कानून बना सकती है कि, और सपोज़ कि अगर यहाँ इस 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो है अगर कोई पानी का जहाज आ जाता है या कोई एक्टिविटी होती है, सपोज़ कि कोई शिप यहाँ पे एंटर करता है, तो इस पे क्या होगा, इस शिप के ऊपर में क्या होगा कि यहाँ के जो कानून हैं वो लागू होंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बना रखे हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को इंटरनेशनल जो वाटर्स है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है यूएन लॉ, यूएनओ एक तरह से कह सकते हैं। तो एक ऐसा वाटर्स जिसको जो स्टेट की बाउंड्री से परे हो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल वाटर्स को हाई सी भी बोलते हैं, ठीक है ना, हाई सी भी बोलते हैं। जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं उसको हाई सी भी बोलते हैं। तो अगर बात करें टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या कि स्टेट की सॉवरेंटी मतलब 12 नॉटिकल माइल्स, तो ए को हमने किससे मैच कर दिया? थर्ड से। ए को हमने मैच कर दिया थर्ड से, और बी को हमने मैच कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कैसे कर दिया? पहले से। तो इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन जो 49 की बात करें तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को सी बेड से मैच कर दिया सेकंड से। और डी का मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब क्या? इंटरनेशनल वाटर का मतलब क्या कि मतलब वो जल क्षेत्र जो किसी राज्य की सीमा से बाहर हो, मतलब ये 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का जो एरिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन तो मतलब जो है इस क्वेश्चन को अगर किसी को सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो शायद ही वो इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकेगा। तो इस क्वेश्चन की मैंने एक इन डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है आप लोगों के लिए मैंने जो है इस पेपर में इंक्लूड किया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस डॉक्ट्रिन्स को आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इस डॉक्ट्रिन से कई बार क्वेश्चन, जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं।
आपने ट्रू मैन डॉक्ट्रिन की, जब आपने कोल्ड वार के बारे में पढ़ा होगा तो ट्रू मैन डॉक्ट्रिन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसका जो पर्पज़ है, वो क्या कहे, उसका पर्पज़ है साम्यवाद को, कम्युनिज्म को कंट्रोल करना, उसको कंटेन करना। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, इसको इस सेशन को हम फिनिश करेंगे। तो ट्रू मैन जो डॉक्ट्रिन की हम बात करेंगे, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विल्सन डॉक्ट्रिन की बात करते हैं कि विल्सन डॉक्ट्रिन क्या है। ये भी अपने आप में एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है, और इसमें क्या है कि इसमें इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग बात की गई। और ये जो डॉक्ट्रिन थी, ये कब आई थी? 1913 में आई थी। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसको अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन लेकर के आए होंगे। ये डॉक्ट्रिन इस बारे में था कि अगर अमेरिका के अंदर जो भी राजदूत हैं, जो भी इनवॉइस हैं, जो एम्बेसडर हैं, जब वो अपनी कंट्रीज़ से बात करते हैं, सपोज़ कि एक इंडिया का एम्बेसडर, इनवॉय राजदूत जो है अमेरिका के अंदर में है, और जब वो अमेरिका से इंडिया में बात कर रहा है, जो उसकी फ़ोन कॉल्स हैं उसको टैप नहीं किया जाएगा, उसकी प्राइवेसी को जो है मेंटेन किया जाएगा। हाँ, इसको लेकर के जो है ये डॉक्ट्रिन लाया गया था, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो लोगों की प्राइवेसी है, स्पेशली जो इनवॉइस हैं, जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, उसको इंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर हम बात करें कार्टर डॉक्ट्रिन की बात करें, तो हमको कार्टर डॉक्ट्रिन का जो संबंध है वो किससे है? कार्टर डॉक्ट्रिन का संबंध है हेजीमनी ऑफ पर्शियन गल्फ। थोड़ा सा आइए समझते हैं कि जो है इसमें मसला क्या है। ये जो डॉक्ट्रिन है, कार्टर डॉक्ट्रिन, ये 1980 में आया था। और हम देखते हैं, अगर आपने आईआर को ठीक से पढ़ा होगा, तो 1979 में हमने देखा कि सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने क्या कर दिया, अफ़गानिस्तान में जो है वहाँ की जो सरकार थी उसको तख्ता पलट कर दिया, और वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया। और फ़ारस की खाड़ी के क्षेत्र में जो कंट्रीज़ थी, वहाँ पे भी एक तरह से जो दखल था, जो इंटरवेंशन था, वो बढ़ता जा रहा था सोवियत संघ का। तो पर्शियन जो गल्फ़ है, जो फ़ारस की खाड़ी है, और उससे जुड़े जो लोग हैं, फ़ारस की खाड़ी के समीप में जो कंट्रीज़ हैं, उनमें सोवियत संघ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है जिमी कार्टर ने कार्टर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को डिप्लॉय किया इन कंट्रीज़ के आसपास में, इन कंट्रीज़ में, ताकि जो है कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है अमेरिका की, जो साम्यवाद के प्रसार को रोकने की जो नीति है, उसको जो है वो आगे बढ़ा सके इस एरिया में, पर्शियन गल्फ वाले क्षेत्र में। अफ़गानिस्तान में जैसा कि आपने देखा कि यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया, तो इस एरिया में, पर्शियन गल्फ वाले एरिया में, सोवियत यूनियन के हस्तक्षेप को, उसके इंटरवेंशन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए ये डॉक्ट्रिन लाया गया। और फिर अगर हम बात करें निक्सन डॉक्ट्रिन के बारे में बात करें हम, निक्सन डॉक्ट्रिन बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का। और ये कब लाया गया था? 1969 में। इसको कौन लेके था? रिचर्ड निक्सन। आप देखें, अमेरिका शुरुआती दौर में जो है, जहाँ जहाँ भी कम्युनिज़्म का प्रसार हो रहा था, कम्युनिज़्म एक्सपैंड हो रहा था, या ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे रसिया का इंटरवेंशन ज़्यादा हो रहा था, तो वहाँ पे अमेरिका अपनी मिलिट्री, अपनी सेना को जो है डायरेक्ट जो है भेज दे रहा था। और रिचर्ड निक्सन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और उस टाइम में हम देखें कि वियतनाम वार भी चल रहा था, तो वियतनाम वार से अपनी सेनाओं को वापस लाने के लिए जो है उन्होंने ये निक्सन डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे एलाइज़ हैं, उनको अपनी सुरक्षा के लिए खुद से देखना पड़ेगा, खुद से सोचना समझना पड़ेगा, और अमेरिका डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में जो है अब आगे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब अगर कहीं पे कोई चीज़ें हो रही हैं, तो अमेरिका वहाँ पे असिस्टेंस, मतलब जो मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड तो करेगा, लेकिन अपनी सेनाओं को डायरेक्टली वहाँ पे वो डिप्लॉय नहीं करेगा, वहाँ पर उनको भेजेगा नहीं। और ट्रू मैन डॉक्ट्रिन की बात करें,
इसकी अगर हम बात करें, ये जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, इसको कब लाया गया था, क्यों लाया गया था? साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के अंदर ही एक पॉलिसी है सपोर्ट टू फ्री पीपल, मतलब जो लोग स्वतंत्र हैं, जो लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रह रहे हैं, अगर उनको वहाँ पे कोई ग्रुप है जो उनकी लिबर्टी को कर्टेल कर रहा है और वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से साम्यवाद को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के ज़रिए से अमेरिका वहाँ पे हस्तक्षेप करेगा, साम्यवाद को रोकेगा और उन कंट्रीज़ को जो है इवन फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप बात करें इस क्वेश्चन में ऑप्शन की, अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कौन सा, हमने डी को पहले से मैच कर दिया, ठीक है ना, और ए को हमने कर दिया फोर्थ से, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बहुत ज्वाइन कर सकते हैं, हमने बहुत नॉमिनल फी में 300 रुपीज़ में जो है टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। 6 मंथ तक ये टेस्ट सीरीज़ चलेगी आपके एग्ज़ाम तक, और इसमें हम 2004 से लेकर के 2023 तक के जितने भी पेपर्स है उसका जो है एनालिसिस करेंगे। और इसके अलावा हम हर एक थिंकर को कवर करेंगे, चाहे वो आईआर में हो या फिर पॉलिटिकल थॉट में। जैसे कि हमने अपनी कुछ वीडियोज़ में जो है प्लेटो को, अरिस्टोटल को और कार्ल मार्क्स को कवर किया है। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।